हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बुक लो चैनल। माय नेम इज़ विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 15 लाइफ ऑन अर्थ स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक विल बी इकोलॉजी, देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ बायोम्स, बायो geochemical cycles, the water cycle, carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, other mineral cycles and ecological balance। इन सभी टॉपिक्स पे हम क्लास की ड्यूरेशन में डिस्कशन करेंगे। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर जो मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग द बायोस्फीयर इंटरेक्टिंग विद अदर एनवायरमेंटल रेल्म्स, जो जितनी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, स्पीसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन आप इसको बायोस्फीयर कह सकते हैं, इस तरीके की ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप। ठीक है, और आपस में इनके बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, पेड़ों का जानवरों के साथ, जानवरों का पेड़ों के साथ। ठीक है, बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर में वो सारे कंपोनेंट आएंगे जो कि लिविंग है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑल प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड देयर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल, ये सब इसके अंदर में आएंगे बायोस्फीयर में, जो कि अर्थ पे मिलते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के बीच में। इस तरीके से एक ग्रुप, एक चेन बन जाती है, या वेब कह लीजिए आप। ठीक है, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म लिथोस्फीयर पे आपको मिलेंगे, या तो फिर हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, एज वेल इन द एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर लैंड सरफेस एरिया, कॉन्टिनेंट्स, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर एरिया। ठीक है, वाटर बॉडीज वगैरह, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, बायोस्फीयर और उसके कंपोनेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, मींस इन्हीं से ही मिलकर बना हुआ है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे सिग्निफिकेंट एलिमेंट भी कहलाएंगे यही बायोस्फीयर और इसके कंपोनेंट। दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट, मींस दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। बायोस्फीयर इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है बायोस्फीयर्स को। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, सनलाइट, ये सारी चीजें। अब हम इकोलॉजी समझ लेते हैं कि इकोलॉजी किसे कहते हैं। जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं, वो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक अबायोटिक और बायोटिक। जो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, particularly group of organisms with a abiotic factor within a particular habitat resulting in clearly defined energy flow and material cycle on the land, water and air। ठीक है, इसी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। कहना क्या चाहते हैं ये, कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर में, इनके बीच में एनर्जी फ्लो होता है, मटेरियल साइकिल भी बनती है, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वाटर में हो, चाहे एयर में हो, वो सारा एक साइकिल या वेब बना देते हैं। ठीक है, इसी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पेड़ों को हार्बीवोरस ने खाया, हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, इस तरीके से एक चेन बन जाती है। ठीक है, इसी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, जो इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। अगर हम स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करें कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी है अर्थ की एज अ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, आप अर्थ को एक घर समझ लीजिए, और घर में प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब मिल रहे हैं, इनकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ये एक लेमन लैंग्वेज में है। ओके,
कई तरीके के आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। वेरी रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्योंकि हर एक जगह पे एक जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन ना होने की वजह से हमें इकोलॉजी या इकोलॉजिकल सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी कारण से हमें कई तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि इवोल्यूशन की वजह से डेवलप्ड हो चुके हैं। इस फिनोमिना को हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं इसी फिनोमिना को हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, नाउ इकोसिस्टम के टाइप्स, मेजरली इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल आप समझ सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि लैंड एरिया पे, एक्वाटिक आप वाटर बॉडीज के बारे में समझ सकते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल को आगे क्लासिफाइड किया गया है बायोम्स में। ओके, बायोम क्या है? बायोम इज अ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। एक बड़े से जियोग्राफिकल एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स का मिलना, ठीक है, ये बायोम है। एक ग्रुप कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, तो प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटी को हम बायोम्स कहते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में या कभी कभी मेंस आंसर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल वर्ड्स हैं, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या वर्ड किस चीज को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बायोम में आगे क्लासिफाइड किया गया। बायोम क्या है? बायोम प्लांट और एनिमल एक कम्युनिटी है जो कि एक बड़े से जियोग्राफिकल एरिया में मिलती है। ओके, जो बायोम्स होते हैं वो हर एक बायोम के बीच में एक डेफिनेट बाउंड्री होगी, डेफिनेटली। ठीक है, जो कि इस तरीके से समझी जा सकती है क्लाइमेट के बेसिस पे। अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया का क्लाइमेट अलग है तो इसका मतलब वहां पे बायोम दूसरे तरीके के होंगे। ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, पोलर रीजन हो गए, सब जगह अलग अलग तरीके के एनिमल्स और अलग तरीके की स्पीसीज या प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है या बाउंड, इनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। ओके, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर, इनमें क्या क्या चीज इंक्लूड होगी? रेनफॉल भी, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी, सॉइल कंडीशन भी। जिस तरीके का वहां का क्लाइमेट होगा उस तरीके की वहां पे चीजें मिलेंगी। रेनफॉल वैसा ही होगा, टेम्परेचर जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में समझा है कि रेनफॉल कोस्टल एरिया में किस तरीके के होते हैं, वेस्टर्न पार्ट में कैसा होगा, ईस्टर्न पार्ट में कैसा होगा। ठीक है, अलग अलग लैटिट्यूड पे क्यों वेरिएशन देखने को मिलता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्यों हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हम इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में बहुत ही क्लियरली समझ चुके हैं। आप एक बार अगर यहाँ पे कुछ चीजें आपको ना समझ में आए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, और ये सारे वीडियोस आप और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें, और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, कुछ मेजर बायोम्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, टुंड्रा बायोम्स हो गए। तो वन बाय वन हम सारे बायोम्स के बारे में समझेंगे। फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम और टुंड्रा बायोम्स। एक्वेटिक सिस्टम, क्योंकि दो थे, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल तो बायोम में क्लासिफाइड कर दिया गया और एक्वेटिक कैन बी क्लास्ड एज मेराइन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मींस एक फ्रेश वाटर मींस रिवर वगैरह, ठीक है, और एक मेराइन सी, ओशन वगैरह हो गया। तो मेराइन इकोसिस्टम में क्या आएगा? ओशन, एस्चुरी, कोस्टल, कोरल लीफ वगैरह। और जबकि फ्रेश वाटर में क्या क्या आएगा? लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, मार्सेस, बॉक्स, ये सब आएंगे। बॉक्स क्या होते हैं? डॉग में पढ़िएगा इसको, ये बॉग है। बॉग फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होते हैं of soft spongy ground consisting mainly of partially decayed plant matter। ठीक है, यहाँ पे आपको decayed plant matter मिलेंगे। ये फ्रेश वाटर वेटलैंड एरिया है। ओके, उनको हम बॉक्स कहते हैं। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली इनको, चाहे आप एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे कंपटीशन लेवल की, उन सभी जगहों पे इस तरीके के वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन पे। आप चाहें तो एक रफ नोट बनाते जाइएगा वीडियो के साथ ही में,
क्योंकि जो बाद में आपको ये पीडीएफ मिलेंगी उससे आपका डीपली अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए वीडियो के साथ, जो आपको फर्दर कुछ ही समय पे रिवीजन करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, इसको समझने के लिए दो तरीके के फैक्टर हमें समझना जरूरी है, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में क्या क्या चीजें आएंगी? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो उत्पन्न करते हैं, कंज्यूमर जो उनको खाते हैं, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आते हैं, और डिकम्पोजर जो भी कंज्यूमर होते हैं डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही एक समय के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं। अबायोटिक में क्या आएगा? रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीजें अबायोटिक में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं और बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे ग्रीन प्लांट, बेसिकली आप समझते होंगे प्रोड्यूसर में यही आएंगे, विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आएंगे? जो हर्बीवोरस होंगे। ठीक है, लाइक डियर, गोट, माइस, ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ओके, कार्निवोरस में कौन आएंगे? जो हर्बीवोरस को खाएंगे। फ्लेश ईटिंग एनिमल लाइक स्नेक्स, टाइगर, लायन। और कुछ सर्टेन कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो कि कार्निवोरस को ही खाते हैं। ठीक है, तो उनको हम टॉप कैटेगरी में रखते हैं, टॉप कार्निवोरस में, लाइक हॉक्स एंड मैंगूज। ओके, डिकम्पोजर क्या होते हैं? जब दोनों ही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही डिकम्पोज होते हैं तो उनको डिकम्पोज करने में सबसे बड़ा रोल डिकम्पोजर निभाते हैं, जैसे कि फीड ऑन अ डेड ऑर्गन लाइक स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर्स, क्रोज, ये डिकम्पोजर हैं। ठीक है, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डेड मैटर बाय अदर डिकम्पोजिंग एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ये सब ये डिकम्पोजर है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए फूड चेन है। कौन? रैट ने खाया, रैट को ऑल ने खा लिया। कैरेट को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने, फॉक्स को लॉयन ने। ग्रास, ग्रास हॉपर के द्वारा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग के द्वारा, फ्रॉग को स्नेक के द्वारा, स्नेक को ईगल के द्वारा। तो इस तरीके से फूड चेन चलती रहती है। और ये मत समझिएगा कि ये सेपरेटेड फूड चेन है, ये आपस में कोरिलेट भी हो सकती है। ठीक है, वेब भी बनाती है, ये केवल चेन नहीं चलती। इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे को खाने से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मगर एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस के दौरान फूड चेन में क्या होता है, एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे एनर्जी जाती है, जिसको हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं, is not isolated from one another. For example, a mouse feeding on a grain may be eaten by different secondary consumers, carnivorous. ठीक है, एक ही तरीके के कार्निवोरस से नहीं खाया जा सकता, वो किसी और भी तरीके के कार्निवोरस से खाया जा सकता है। जैसे कि डेफिनेटली रैट को जरूर नहीं कि औली खाए, हो सकता है वल्चर खा ले। ठीक है, या और कोई स्नैक खा ले। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। These carnivores may be eaten by other different tertiary consumer या top carnivores। इन carnivores को उनके ऊपर की carnivores top carnivores द्वारा खाया जाता है। जैसे कि ये पाइथन हो गया, इसको कौन खाता है? ईगल खाता है, टॉप carnivores में आएगा। ओके, फूड चेन में क्या होता है कि ये सब इंटरलॉक्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ स्पीसीज नोन एज फूड वेब। जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ओके, अगर रैट को ईगल ने खा लिया या स्नेक ने खा लिया, ठीक है, इस तरीके से, या आउल को वर्चर ने खा लिया इस तरीके से, या रैबिट को ही डायरेक्ट ही लॉयन ने खा लिया, तो ये इस तरीके से एक वेब भी जनरेट होता है। कोई जरूरी नहीं कि ये फिक्स्ड ही है कि ये चेन ही चलेगी। ओके, उसको हम फूड वेब कहते हैं जब इंटरकनेक्शन हो जाता है। आमतौर पर हमें दो तरीके की फूड चेन देखने को मिलती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्रियस फूड चेन। ठीक, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल की है, स्टार्ट विद प्लांट एज अ प्रोड्यूसर एंड इन विद कार्निवोरस एज अ कंज्यूमर, लास्ट लेवल विद हार्बिवोरस बीइंग एट द इंटरमीडिएट लेवल। हार्बिवोरस बीच में आएंगे।
ठीक है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, कंज्यूमर में हार्बीवोरस, फिर उसके बाद कार्निवोरस। लेवल इन्वॉल्व इन फूड चेन रेंज बिटवीन 3 to 5, एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच लेवल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेस्ट थिंग है। क्या होता है कि आपको लगता है कि इसको खाने से इसमें एनर्जी जा रही है, एनर्जी तो जा रही है मगर एनर्जी लेवल कम हो रहा है। जितनी एनर्जी कैरेट में होगी उससे कम एनर्जी 10% ही मिलती है। अगर ये 100% कंसीडर करें तो इसकी 10% एनर्जी इसको मिलेगी, और इसको खाने पे इसकी 10% एनर्जी इसको मिलेगी, और इसको खाने पे इसकी 10% एनर्जी इसको मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से इनको ज्यादा खाना खाना पड़ता है ज्यादा एनर्जी के लिए। ध्यान रखिएगा, इसको कम खाना पड़ता है क्योंकि कुछ ही अमाउंट में इनकी एनर्जी फुल हो जाती है। मगर जब इस तरीके से एनर्जी लेवल गिरता जा रहा है अगर फ्लश को खाने से, तो स्वाभाविक सी बात है फ्लश ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ेगा एनर्जी को और स्टोर करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज हम ध्यान रखिएगा। एनर्जी जाती जरूर है मगर लेवल कम होता जाता है, 10% ही मिलती है केवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। डिट्रिटस फूड चेन में क्या होता है, is based on autotrophs energy capture initiated by grazing animal and involves the decomposition or a breaking down of organic waste that matter derived from grazing food chain. Okay, autotrophs energy, detritus food chain क्या होती है, based on autotrophs energy। होता क्या है इसमें, grazing animals जो होते हैं involve the decomposition or breaking down of the organic waste। ये क्या करते हैं कि डिकम्पोज करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को या डेड मैटर को, ड्राइव फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, डेट्रिटस फूड चेन में क्या आएगा, इसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे को खाने से, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, बायोम्स के टाइप्स जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस करे, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एक्वाटिक एंड अल्टीट्यूडिनल बायोम्स। ठीक है, ये सब डिस्कस करते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती है, जैसे कि लाइफ ऑन द अर्थ, ये आप सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी वैरायटी है। एग्जिट एंड सर्वाइव इन ए डाइवर्सिटी ऑफ द एसोसिएशन, कई सारी डाइवर्सिटी में है। ओके, such survival involves the presence of systematic flow such as flow of energy and water and nutrients। इस तरीके से एक चेन जैसे कि मैंने बनाई, आपको वेब बताया, तो एनर्जी का फ्लो होता रहता है, वाटर का फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट्स का भी फ्लो होता है, सारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इस फ्लो में वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग वर्ड के अलग अलग पार्ट पे अगर आप जाएंगे, अलग अलग वर्ड के नहीं, मतलब कि वर्ड के अलग अलग पार्ट में जाएंगे, सॉरी फॉर दैट, तो डिफरेंट सीजन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और क्या मेजर कॉज होगा, वहां का लोकल सर्कमस्टेंसेस। ओके, मेजरली वो इम्पैक्ट डाल रहा होगा डिफरेंट सीजन की वजह से। तो इस तरीके का अगर डिफरेंट सीजन हमें मिल रहे हैं अलग अलग जगहों पे अर्थ के, तो डेफिनेटली वहां पर हमें वेजिटेशन भी डिफरेंट मिल सकता है और एनिमल स्पीसीज भी डिफरेंट तरीके की मिल सकती है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट लास्ट 1 बिलियन ईयर, 1 बिलियन ईयर पहले चलते हैं हम, तो एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर अप्रोक्सीमेटली सेम बैलेंस ऑफ केमिकल कंपोनेंट, दोनों में ही एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में बराबर ही लगभग केमिकल कंपोनेंट मिलते थे। ठीक है, इतने ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी, लगभग बराबर ही केमिकल कंपोनेंट थे। मगर क्या हुआ, केमिकल एलिमेंट का जो बैलेंस है इज मेंटेन बाय साइक्लिक पासेस थ्रू द टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसको बैलेंस किया जाता है आज भी, ठीक है, कि बराबर ही रहे केमिकल कंपोनेंट्स। ये साइकिल स्टार्ट होती है बाय अब्सॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट बाय ऑर्गेनिज्म एंड इज रिटर्न टू द एयर, वाटर एंड सॉइल थ्रू द डिकम्पोजिशन। जब ये केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, आज के समय में, ये इतने सालों पहले ऐसा नहीं था, तब वहां पे बैलेंस था। एक जगह से केमिकल एलिमेंट निकल के दूसरी जगह पे, फिर दूसरी से तीसरी, इस तरीके से साइकिल चलती रहती थी और बैलेंस बना रहता था। होता क्या है, और इन साइकिल्स को जो एनर्जी मिलती है वो सोलर की वजह से, सोलर इंसुलेशन की वजह से, सन की वजह से, क्योंकि हर एक चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है, इसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए।
बेसिकली आती कहाँ से है? प्लांट्स की वजह से। वो प्लांट से एनर्जी कैसे बनाते हैं? सन की वजह से, ठीक है, जो हीट आती है उसकी वजह से। तो इनडायरेक्टली तो सोलर इंसुलेशन पे ही डिपेंड है पूरी तरीके से। ओके। Cyclic movement of chemical element of biosphere between organism and environment are referred as biogeochemical cycle। इस तरीके की साइकिलों को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, क्योंकि प्लांट, सन से प्लांट, प्लांट से हार्बिवोरस, हार्बिवोरस से कार्निवोरस, फिर डिकम्पोजर, फिर सॉइल, फिर प्लांट, ठीक है। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। इसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। क्यों? एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, और प्लांट्स स्पीसीज वगैरह ये सब इंक्लूडेड है। तो बायोजियो केमिकल साइकिल में, ओके, केमिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए दो तरीके की बायोजियो केमिकल साइकिल होती है, एक गैसियस, एक सेडिमेंट्री। गैसियस साइकिल में क्या होगा? मेन रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इज द एटमॉस्फेयर एंड ओशन। जो गैसियस साइकिल में होगा, सबसे ज्यादा रिजर्वर जो होगा न्यूट्रिएंट्स का, वो एटमॉस्फेयर होगा और ओशन होगा। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में मेन रिजर्वर जो होगा वो सॉइल होगा, या सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह ये सब हो सकती हैं, अर्थ क्रस्ट होगी, ठीक है। गैसेस में ओशन एंड एटमॉस्फेयर, और सेडिमेंट्री में आपको सॉइल और ये सेडिमेंट्री रॉक वगैरह, ओके। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पे जा रहे हैं चैप्टर के, तो बहुत ही ध्यान से एक एक चीज समझिएगा। इस टेबल से आपकी 60% ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी, ओके। ध्यान रखिएगा इस चीज को, और आपको किसी भी आगे आने वाले फैक्ट को मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही आप समझ सकते हैं। बस ये टेबल आप समझ लें अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको बहुत ही रेयर प्रॉब्लम होगी जो आपको ज्योग्राफी ना समझ में आए, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको और वीडियो को और भी बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब सारे जो बायोम्स हैं उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक और अल्टीट्यूडिनल, ओके। तो वन बाय वन एक एक समझते हैं। फॉरेस्ट में भी कैटेगरी है, ट्रॉपिकल हो गए, टेम्परेट हो गए और बोरियल हो गए। ट्रॉपिकल में इक्वेटोरियल हो गए और डेसिडुअस हो गए। इक्वेटोरियल आपको 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलेंगे। अब वन बाय वन समझते जाइएगा। ट्रॉपिकल के अंदर टू कैटेगरी, इक्वेटोरियल एंड डेसिडुअस। इक्वेटोरियल कहाँ मिलेंगे? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ पे ये सब अफ्रीका का, यहाँ पे सब इक्वेटोरियल मिलेगा आपको। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ये सब पोर्शन में आपको इक्वेटोरियल मिलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। टेम्परेचर कितना होगा? 20 से 25 डिग्री सी के बीच में, ठीक है। और सॉइल कैसी होगी? एसिडिक होगी और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सनलाइट की वजह से, क्योंकि सनलाइट लगभग यहाँ पे इस एरिया में स्ट्रेट पड़ती है, तो इवापोरेशन की वजह से ज्यादा जल्दी पानी का इवेपोरेट हो जाने की वजह से केमिकल प्रोसेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। जब ज्यादा लंबे समय तक केमिकल प्रोसेस नहीं चलेगी, जल्दी ही वो रुक जाएगी, उसी जगह पे नए कंपोनेंट नहीं बन पाएंगे, तो एसिडिक हो जाएगा नेचर, ठीक है। जहां पे रिएक्शन लंबे समय तक चलती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें कंपोनेंट मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं। मगर जहां पे रिएक्शन ही नहीं चलेगी, तो जो मैटर है वो ऐसा का वैसा ही बना रह जाएगा, ठीक है, लगभग। इसी कारण से न्यूट्रिएंट्स भी कम मिलेंगे वहां पे, एसिडिक होगी सॉइल और न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। मल्टीलेयर कैनोपी मिलेगी, टॉल एंड लार्ज ट्री मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो जो प्लांट्स वगैरह, ट्री वगैरह है, उनको मीन्स जो क्लाइमेट है, कंडीशन है इस जगह की, ये अनुकूल होती है, एडेप्टेबल होती है फॉर ग्रोथ, ओके। इस वजह से अब आ जाते हैं डेसिडुअस में। डेसिडुअस आपको 10 डिग्री से 25 डिग्री पे मिलेगा, जहां देख लीजिए। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं 10 से 25 के आसपास, और इधर भी 10 से 25 के पास, ठीक है, इतने पोर्शन में। यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से ब्लैक यूज कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे इतना, तो यहाँ पे डेसिडुअस, ओके, ये डेसिडुअस और
इस जगह पे आपको डेसिडुअस मिलेगा। बहुत ध्यान समझिएगा किस पोर्शन में कैसे प्लांट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, 25 तक। ओके, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे यहाँ पे, ठीक है। डेसिडुअस टेम्परेचर कितना रहेगा 10 से 25 डिग्री के मीन्स, हाँ 25 से 30 डिग्री सी के पास आसपास रेनफॉल होगा। और एवरेज एनुअल रेनफॉल 1000 mm, 1000 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें कितना आएगा 100 सेंटीमीटर आसपास। ओके, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, क्यों, रेनफॉल अधिक हो रहा है 100 सेंटीमीटर के आसपास, तो रिएक्शन बढ़ जाएगी, रिएक्शन बढ़ जाएगी तो कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स बनेंगे रिएक्शन की वजह से। क्या होगा, ट्रीज लेस डेंस एरिया होगा, मीडियम हाइट के होंगे, मैनी वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी, इंसेक्ट्स मिलेंगे, बैट्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, मैमल्स मिलेंगे, कॉमन स्पीसीज मिलेंगी, ये सारी वेराइटीज अब मिलना चालू हो जाएगी क्योंकि अब ज्यादा एडेप्टेबल है। ओके, थर्ड पे आते हैं टेम्परेट में। टेम्परेट आपको कहाँ मिलेंगे, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में और नॉर्थ ईस्ट एशिया में। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके ईस्टर्न पोर्शन पे, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट एशिया, अगर हम एशिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन पे, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको। या वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में मिलेगा, वेस्टर्न या सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न ये हो गया और सेंट्रल यूरोप ये हो गया। ओके, इन जगहों पे मिलेगा आपको टेम्परेट, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर यहाँ का लगभग 20 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। रेनफॉल क्या रहेगा 75 से 150 सेंटीमीटर के आसपास, और वेल डिफाइंड सीजन होगा, ठीक है। विंटर और समर ये वेल डिफाइंड होगा, डिस्टिंक्ट विंटर होगा। ओके, फर्टाइल और रिच इनरिच्ड विद डिकेइंग लिटर होगा, मींस क्या होगा कि फर्टाइल लैंड मिलेगी, फर्टाइल सॉइल मिलेगी आपको यहाँ पे, जो कि इनरिच्ड होगी किससे, डिकेइंग मटेरियल की वजह से, ठीक है, डिकम्पोज हो चुके हैं मैटर, प्लांट्स, एनिमल, इस वजह से सॉइल जो और फर्टाइल होगी। ओके, मॉडरेटली डेंस होगा, ब्रॉड लीव्ड ट्री मिलेंगे, ध्यान रखिएगा इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ओके, और नॉर्थ ईस्ट एशिया या वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, इन सब जगहों पे जो ट्रीज होंगे उनकी लीव ब्रॉड होगी, लेस डाइवर्सिटी होगी, ओक मिलेंगे, बीच मिलेगी, मैपल मिलेंगे, इस तरीके के ट्री मिलेंगे। सम कॉमन स्पीसीज जैसे कि स्क्वायरल, रैबिट, संक्स, बर्ड्स, ब्लैक बीन्स, माउंटेन लायंस, ये सब मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। बोरियल की बात कर लेते हैं। ब्रॉड बेल्ट ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ साइबेरिया, अलास्का, कनाडा एंड स्कैंडिनेविया, ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन आप कह सकते हैं मैंने, हाँ जी देखिए ये बोरियल है, ये देखिए ये पोर्शन नॉर्थ अमेरिका का, और ये साइबेरिया वगैरह का रीजन रशिया का, ठीक है, यहाँ पे आपको बोरियल मिलेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, तभी मैंने फिगर से समझा दिया है। टुंड्रा आपको इससे ऊपर मिलता है, ग्रीनलैंड वगैरह पे, यहाँ पे और नॉर्थ में चले जाएंगे। टेम्परेट आपको मिलेगा ये मिडिल में, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में। सब ट्रॉपिकल आपको उससे नीचे मिलेगा, ठीक है, टेम्परेट से नीचे सब ट्रॉपिकल मिलेगा, यहाँ पे अफ्रीका के ये पोर्शन, सऊदी अरेबिया वगैरह में, इंडिया के नॉर्थ में, ठीक है, ये चाइना के साउथ में, यहाँ पे ट्रॉपिकल आपको स्वाभाविक सी बात है इक्वेटोरियल जहाँ से पास होती है उन सब रीजन में मिलेगा। ट्रॉपिकल ये ब्राज़ील का पार्ट, ये कांगो वगैरह का पार्ट, ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट, ठीक है, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इन सब जगहों पे। नाउ तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, मॉडरेटली वार्म होगा, समर होगा एंड लॉन्ग कोल्ड ड्राई विंटर होगा, वेरी लो टेम्परेचर होगा, प्रेसिपिटेशन मोस्टली स्नोफॉल
आपको देखने को मिलेगा और प्रेसिपिटेशन होगा वही 40 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। एसिडिक एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, थिन सॉइल कवर, ठीक है। एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर ठंडा पानी मिलेगा इन जगहों पे, ठंडे पानी की वजह से रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो एसिडिक हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे एसिडिटी कम होगी, ध्यान रखिएगा, आप अपने लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अगर एसिडिटी हो तो ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ओके। तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स और बन जाएंगे, एसिडिक नहीं रहेगा, ठीक है। पुअर न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, अगर एसिडिक होगा तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, बॉडी हो चाहे टोपोग्राफी हो अर्थ की, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारी जगह लगभग सेम फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, बस उनको समझना होता है हमें, चाहे बॉडी हो चाहे अर्थ हो। थिन सॉइल कवर मिलेगा क्योंकि रिएक्शन नहीं हुई तो वो सॉइल कवर भी नहीं बन पाए, सॉइल कवर नहीं बन पाए इस वजह से पतली लेयर मिलेगी सॉइल की, ठीक है। रिएक्शन होते हैं तो सॉइल जो कवर होता है वो मोटा हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन की वजह से नए नए न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं, तो लेयर बाय लेयर बनती चली जाती है, ठीक है। जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो लेयर ही नहीं बनेगी, ओके। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, एवरग्रीन कॉनिफर्स मिलेंगी, लाइक पाइन मिलेंगे, फर मिलेंगे, स्प्रूस मिलेंगे, वुड मिलेगा, पैकर्स मिलेंगे, हॉक्स मिलेंगे, बियर मिलेंगे, वोल्स मिलेंगे, डियर, हेयर्स, बैट्स, ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट कर लीजिएगा जब आप रिवाइज करें इस वीडियो को, ओके। अब आ जाते हैं डेजर्ट बायोम पे। फर्स्ट कैटेगरी हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, जैसे कि सहारा, कालाहारी, ओके, मरुस्थली, रब ए खली, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, सहारा, कालाहारी वगैरह, ये देखिए सब सहारा का रीजन है, ठीक है। रब ए खली यहाँ पे है, ठीक है, अरब कंट्रीज में, ओके। टेम्परेचर यहाँ पे आप जानते हैं बेसिकली हाई होगा, 20 से 45 के बीच में होगा, रिच न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्यों, रिएक्शन टेम्परेचर ज़्यादा है तो रिएक्शन बढ़ गई, रिएक्शन बढ़ गई तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, ठीक है। विद लिटिल नो ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, रिच न्यूट्रिएंट्स विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर, ओके। हाँ, यहाँ पे स्कैंटी वेजिटेशन मिलेगा, फ्यू लार्ज मैमल्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे और बर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में आप जानते हैं कि रेप्टाइल्स मिलते हैं, ओके। ये कॉमन फिनोमिना है, ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे आने वाली ज्योग्राफी की जो डिफिकल्ट टर्म्स होंगे उनको समझने में बहुत हेल्प करेगा, ओके। बी सेमी एरिड डेजर्ट में अगर चले जाए हम तो आपको मार्जिनल एरिया ऑफ हॉट डेजर्ट, ठीक है, ज्यादा पूरा रीजन नहीं डेजर्ट का, मगर मार्जिनल एरिया आपका डेजर्ट होगा। टेम्परेचर 21 से 38 के आसपास होगा, यहाँ पर वही सेम कंडीशन, रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर, ओके। और स्कैंटी वेजिटेशन, फ्यू लार्ज मैमल्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, स्कैंटी होगी, कमी होगी वेजिटेशन की, क्योंकि डेजर्ट एरिया वेजिटेशन कहाँ से होगा, ओके। कोस्टल डेजर्ट पे अगर हम आते हैं, ठीक है, इंडिया के, अगर इस तरीके से यहाँ पे गुजरात वगैरह वाले कोस्टल एरिया पे अगर हम आए, जो कि डेजर्ट भी हो मगर कोस्टल एरिया पे मिला हो, ठीक है, जैसे कि अटाकामा हो गया अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर आपको मिलेगा वही 15 से 35 डिग्री के आसपास, ओके। और वही सेम चीज, रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद लिटिल नो ऑर्गेनिक मैटर, ओके। डी पे आते हैं कोल्ड डेजर्ट, जो कि आपको टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन में मिलेगा, टुंड्रा मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये टुंड्रा रीजन है ऊपर का ग्रीन वाला, ठीक है, ये सब टुंड्रा रीजन है, ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ आगे देख लेते हैं चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। रेनफॉल आप जानते हैं बहुत ही कम होगा, अगर 50 mm है तो मतलब कि 0.5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, या 5 सेंटीमीटर कह लें आप, ओके, 0.5 से या 5 सेंटीमीटर के आसपास कह लें आप, इतने के आसपास होता है, बहुत ही कम होता है, ओके। वही सेम यहाँ पे रैबिट, रैट, एंटीलोप्स, ग्राउंड स्क्वायरल्स, ये सब मिलने लगती है, ओके ना। ग्रासलैंड पे आ जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल सवाना हो गया और टेम्परेट स्टेपी हो गया। ट्रॉपिकल सवाना आपको मिलेगा लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका एंड इंडिया, यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड एरिया मिलते हैं, ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया। क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, वार्म होता है, हॉट,
रेनफॉल वही 50 से 125 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, पोरस होगी सॉइल और थिन लेयर ऑफ ह्यूमस होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, थिन लेयर होगी यहाँ पे ह्यूमस की, ज्यादा मोटी लेयर नहीं होगी ह्यूमस की, क्योंकि ग्रास है ना, ट्रीज वगैरह प्लांट वगैरह तो है नहीं जो डिकम्पोज होकर लेयर मोटी हो जाएगी, ग्रास ही तो है। बहुत कितनी ज्यादा डिकम्पोज भी हो जाएगी तब भी लेयर मोटी नहीं कर पाएगी ह्यूमस की। ओके, ग्रासेस ट्री एंड लार्ज श्रब्स absent, ये सब absent रहते हैं। जिराफ मिलेंगे, जेब्रास, बफेलोज, लेपर्ड्स, हाइंस, एलिफेंट्स, माइस, मोल, स्नेक्स एंड वॉर्म्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, टेम्परेट स्टेपी की अगर हम बात करें तो ये यूरेशिया में और नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, जहां पर आपको हॉट समर मिलेगा, कोल्ड विंटर होगा, रेनफॉल वाली 50 से 90 सेंटीमीटर के आसपास, और थिन फ्लोकुलेटेड सॉइल रिच इन बेसिस। ठीक है, जो कि एसिडिक ना होके बेस ज्यादा यहाँ पे मिलेगा, बेसिक ज्यादा होगी। ठीक है, ग्रासेस ओकेजनली ट्रीज सच एज कॉटन वुड्स ओक्स एंड विलोज, गैजल्स, जेब्रास, राइनोसोरस। ठीक है, वाइल्ड हॉर्सेस, लायंस, वैरायटीज ऑफ द बर्ड्स, वर्म, स्नेक, ये सब यहाँ पे मिलेंगे आपको टेम्परेट स्टेपी में। टेम्परेट रीजन आप जानते हैं, आपको दिखाया मैंने, जी देखो ग्रीन वाला। ठीक है, जी सब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। एक्वेटिक की बात करें तो ये हम लोग पहले कैटेगराइज कर चुके हैं, फ्रेश वाटर में और मेराइन में। फ्रेश वाटर लेक, स्ट्रीम, रिवर्स, वेटलैंड, ये सब आएंगे। टेम्परेचर वेरी वाइडली विद कूलर एरिया एयर एंड टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, वाटर सैम्स एंड मार्सेस, यहाँ पे इस तरीके की सॉइल होगी। ओके, algal and other aquatic and marine plant communities with varieties of water dwelling animals। ओके, पानी में रहने वाले, स्वाभाविक सी बात है कि वाटर में रहने वाले एनिमल मिलेंगे, एल्गल में एल्गी मिलेगी, एक्वाटिक और मराइन प्लांट मिलेंगे, ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा, कूलर एयर। ओके, वाइडली विद कूलर एयर टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी होगी। सेकेंड, अगर हम मेराइन की बात करें तो इसमें ओशियन, कोरल रीफ्स, लैगून्स, एस्चुरी, ये सब आएंगे। और सॉइल कैसी होगी यहाँ पे, वाटर, टाइडल, स्वैम्स एंड मार्सेस। स्वैम्स और मार्सेस में दलदली जगह ज्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, मेराइन में, जो कि ओशन, कोरल रीफ या लैगून वगैरह, एस्चुरीज, ये सब स्पेसिफिक कंडीशन है यहाँ की। ओके, वही सेम टाइप्स के एनिमल्स मिलेंगे। अल्टीट्यूडिनल में क्या होगा, अल्टीट्यूडिनल होते हैं स्लोप्स ऑफ हाई माउंटेन रेंज लाइक हिमालयाज, एंडीज एंड रॉकीज। ओके, स्लोप ऑफ हाई माउंटेन रेंज लाइक हिमालय एंड एंडीज एंड रॉकीज। ठीक है, इन सब जगहों पे अल्टीट्यूडनल बायोम्स मिलेंगे। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वेरी डिपेंड अपॉन लैटिट्यूडनल जोन, ये डिपेंड करता है किस लैटिट्यूडनल जोन में मिल रहे हैं। ठीक है, रेगुलेट ओवर द स्लोप मींस ब्रेक ऑफ रॉक्स होंगे। ठीक है, टूटे टूटे, ये आप कह सकते हैं रेगोलिथ को। ठीक, और डेसिडुअस टू टुंड्रा वेजिटेशन होगा, वेरिंग अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड। जैसे जैसे अल्टीट्यूड होगा तो डेसिडुअस से टुंड्रा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आगे देख लेते हैं अब हम, ये देखिए रब अल खली, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और यमन, यहाँ पे रब अल खली है, डेजर्ट एरिया। ओके, नाउ कार्बन साइकिल की अब वन बाय वन सारी साइकिलों की बात कर लेते हैं। कार्बन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कार्बन साइकिल में क्या होता है कि बेसिकली कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो कि इनिशिएटेड किया जाता है बाय फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन साइकिल बनती है जाके। ठीक है, such conversion result in a production of carbohydrate, glucose that may be converted to other organic compounds such as sucrose, starch, cellulose, etc. इनमें होता है क्या, कन्वर्जन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनते हैं जो कि आगे सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज में बदल जाते हैं जैसे जैसे जहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
आप जानते हैं प्लांट टिश्यू खाए जाते हैं हार्बिवोरस, या कह लीजिए कि प्लांट छोटे छोटे पेड़ पौधे पत्तियों के फल फ्रूट्स वगैरह एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, या तो डिकम्पोज होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हार्बिवोरस होते हैं कन्वर्ट सम ऑफ द कंज्यूम्ड कार्बोहाइड्रेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट को ये खुद ही डायरेक्टली कंज्यूम कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। मीन्स या तो ये डिकम्पोज होंगे या एक्सक्रीट्स होगा, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है, फॉर द रिलीज इट इनटू द एयर थ्रू द रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। भाई अगर कुछ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने हार्बिवोरस ने कंज्यूम करे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, या तो इन्हीं की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज हो जाएगी, या तो ये सब जब डेथ होती है इनकी तो ये डिकम्पोज होंगे, तो बची कुछ कार्बोहाइड्रेट्स सब रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट that are decomposed by microorganisms then get oxidized into carbon dioxide, जो कार्बन निकली वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में बंद हो गई और फिर वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इस तरीके से सर्किल चलती रहती है, ठीक है। पेड़ पौधों को खाया हार्बिवोरस ने इस तरीके से, ठीक है, या तो रिस्पिरेशन के थ्रू चली गई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, या तो फिर ये डेथ जब होगी इनकी तो डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से ये आप साइकिल देख सकते हैं। या तो रेस्पिरेशन होगा एनिमल रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, या ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, पेड़ पौधों से रेस्पिरेशन के माध्यम से पेड़ों से, या तो फैक्ट्री वगैरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी, फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू पेड़ पौधे फिर वापस ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये या तो डिकम्पोज होंगे तो सॉइल में मिल जाएगा, या इनकी डेथ होने पर डिकम्पोज होने पर सॉइल में मिल जाएगा, ये रूट रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। फिर ये जो बेसिक मटेरियल हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पे फैक्ट्रियों या अदर मटेरियल तैयार करने में यूज हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ये जब डिकम्पोज होंगे ब्रेक होंगे या वेस्टेज होगा, फिर ये डिकम्पोज होकर फिर कार्बन साइकिल के रूप में एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे। ओके, ये तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कार्बन साइकिल है वैसे ऑक्सीजन साइकिल भी है, ओके। ऑक्सीजन साइकिल में क्या चीज है, आप जानते हैं कि कंबाइन नाइट्रोजन टू द फॉर्म नाइट्रेट्स एंड विद मेनी अदर मिनरल्स एंड एलिमेंट टू फॉर्म वेरियस ऑक्साइड्स सच एज आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड अदर्स। ऑक्सीजन क्या करती है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो गया तो नाइट्रेट बना देती है, या अदर मिनरल्स के साथ मिक्स होकर क्या बना देगी, उनकी ऑक्साइड, जैसे कि आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ज्यादातर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो डिकम्पोजिशन की वजह से होती है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय सनलाइट, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का जब डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक होती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनती है, या तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनेगी, ठीक है, रिलीज होती है ऑक्सीजन जो हम लोग रेस्पिरेशन में लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, रेस्पिरेशन के द्वारा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन साइकिल है उसी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल है। इसमें क्या होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि 78% जो एटमॉस्फेयर में गैसेस का परसेंटेज नाइट्रोजन का उसमें 78% है, ठीक है। जितने भी टोटल अगर 100% गैसेस कंसीडर करें तो उसमें 78% नाइट्रोजन है, ओके। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, essential constituent of different organic compounds such as amino acid, nucleic acid, proteins, vitamins, pigment, बेसिक एलिमेंट तो नाइट्रोजन ही है, ठीक है। अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन एंड पिगमेंट। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन स्पीसीज ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये क्या करते हैं डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन डिफरेंट कंपाउंड्स के रूप में मिलती है उसको गैसेस फॉर्म में डायरेक्टली ही चेंज कर देते हैं, बैक्टीरिया हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ओके। जनरली होता क्या है, नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड, जब कहीं भी ये फिक्स्ड हो जाती है जैसे कि प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है,
तो ये काफी यूजफुल होती है। 90% ऑफ द फिक्स नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल, मीन 90% तो बायोलॉजिकल ही है, जो मीन्स प्लांट्स के रूट में मिलेगी आपको। ठीक है, जो प्रिंसिपल सोर्स है फ्री नाइट्रोजन का इज द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है। ठीक है, जो प्रिंसिपल सोर्स, क्योंकि यही ब्रेक करते हैं चीजों को, डिकम्पोजर का काम करते हैं। एसोसिएट प्लांट रूट्स ऑन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन अ पोर स्पेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो अभी मैंने आपसे बताया कि पोर स्पेस पे मिलेगी आपको सॉइल के या प्लांट्स की रूट में मिलेगी। नाइट्रोजन का एक और तरीका है कि ये फिक्स हो सकती है एटमॉस्फेयर में, या तो लाइटनिंग की जो कि रेन के दौरान होगी, या कॉस्मिक रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ फिगर के थ्रू। आगे देख लेते हैं। ये देखिए जी, नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। ठीक है, और ये फिर मिक्स हो गया जाके सॉइल में बैक्टीरिया थे, उन्होंने डिकम्पोज कर दिया, NH3 बनाया। इसको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे, जो करेंगे इस तरीके का नाइट्रिफिकेशन। या तो एनिमल वगैरह एक्सक्रीट करते हैं तो NH4 बनेगी, NH4 ऑक्सीजन के साथ मिक्स के होके NO2 बना देगी। या तो फिर ये जो बैक्टीरिया है इसको NH3 को NO3 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जिसको प्लांट ले लेंगे या एसिमिलेशन में चला जाएगा, या डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया इसको फिर क्या कर देंगे, एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए किस तरीके से पूरी साइकिल चलती है नाइट्रोजन की। ओके, लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, सॉइल में मिक्स होगा, बैक्टीरिया होंगे उसको NH3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको NO3 में बना देंगे या NO2 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, जिसको सॉइल, जो कि सॉइल में मिक्स हो जाएगा। NO3 है तो उसको प्लांट ले लेंगे। ओके, या तो फिर एसिमिलेशन में चला जाएगा, या तो फिर डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया उसको फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। जो एक्सक्रीट होती हैं एनिमल की NH4 में कन्वर्ट होगी। ठीक है, उसमें जो मौजूद नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद वो NO2 में कन्वर्ट होगी नाइट्रिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, सॉइल में मिक्स हो जाएगी, जिसको प्लांट ले लेंगे, या डिनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया के द्वारा फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। हार्बीवोरस एनिमल आप जानते हैं कि प्लांट्स पे फीड करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। डेड प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजिनियस वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। मैंने अभी बताया NH3 NH4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, बैक्टीरिया का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इन चीजों में। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कि प्लांट के द्वारा फिर यूज में आ जाती है। ओके, ये मैंने आपको दिखाया कि प्लांट्स के द्वारा वापस ले ली गई। ठीक है, NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और फिर वो प्लांट के द्वारा ले ली गई। इसलिए अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन। कुछ डिनाइट्रीफाइंग भी होते हैं बैक्टीरिया, जो कि डायरेक्ट नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। ये नाइट्रेट को किसमें, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में फिर वापस भेज देंगे। ओके, इसको हम डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। कुछ और भी मिनरल्स हैं जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, ये क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा these minerals element required by living organism are obtained initially from inorganic source। ये इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, और ज्यादातर आपको ये साल्ट के फॉर्म में मिलेंगे, जो कि सॉइल में या वाटर में मिक्स्ड होंगे, लेक में, स्ट्रीम में के वाटर में या सी के वाटर में साल्ट के फॉर्म में ये मिक्स्ड होंगे, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सच अकाउंट आर इनकाउंटर्ड इन वास्ट ग्रास लैंड वेयर द हार्बीवोरस एनिमल आप जानते हैं खाए जाएंगे किसके द्वारा, कार्निवोरस के द्वारा। तो आप जानते हैं कि हार्बीवोरस की मात्रा ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा मिलते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ बहुत है, तो उनको कार्निवोरस खाकर क्या करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये नेचर में होना बहुत जरूरी है, विदाउट बैलेंस सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस होता है
फॉरेस्ट में या किसी भी टाइप के बायोम में, ठीक है, जैसे कि हम फॉरेस्ट को काटते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, तो क्या होता है कि स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिगड़ जाता है। ओके, जो वहां पे मिल रही थी स्पीसीज, वो डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ गया। अब होता क्या है, इस चेंज की वजह से कंपटीशन जनरेट होता है कि कौन सी स्पीसीज सरवाइव करेगी। ओके, तो सेकेंडरी जो होती है स्पीसीज सच एज ग्रासेस, बैम्बूज एंड पाइन, ये ओवरटेक कर ले जाती हैं नेटिव स्पीसीज को। कंपटीशन होगा तो सेकेंडरी स्पीसीज क्या करेंगी, ग्रासेस, बैम्बू और पाइन जो वहां पे पहले से मिलती थी उसको ओवरटेक कर ले जाएंगी, ठीक है। और जो ओरिजिनल वहां पे स्पीसीज थी वो अब नहीं मिलके वहां पे इस तरीके की नई स्पीसीज मिलने लगती है। इसी को हम सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। कंपटीशन होगा, सेकेंडरी जीत जाएगी नेटिव की कंपैरिजन में, और इसी प्रोसेस को हम सक्सेशन कहेंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस ना हो या ऐसे इंसिडेंट ना हो, तो इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल ये हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट होता है कि कितना फॉरेस्ट बचा है, कितना फॉरेस्ट कट गया है और क्या कारण रहे हैं इसके, या क्योटो प्रोटोकॉल जैसे कुछ ट्रीटी हुई हैं, कुछ एक्शन लिए गए हैं, ठीक है। अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती, जैसे कि फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया जो कि हाल ही में उत्तराखंड में हुई, डिसीज आती हैं, ठीक है, इरेटिक क्लाइमेट हो जाते हैं, जैसे कि अब आपको देखने को मिल रहा है काफी लंबी ड्यूरेशन अब चेंज हो गया है, विंटर का भी और समर का भी अलग अलग टाइम पे होने लगे हैं, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रहा है इनका। तो इस तरीके की इम्बैलेंस ना हो, इसकी वजह से हमें ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आप शेयर कर दीजिए, और ये जो भी जितने भी पीडीएफ यहाँ पे डिस्कस हुई हैं आप इसको माई बुकलो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ प्रॉब्लम होती है तो इसी वीडियो के बिलो पे कमेंट सेक्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।